क्या आप एक शरीफ इंसान हैं? मेरी नज़र में नहीं, आपकी अपनी नज़र में नहीं, अदालत, कानून, पुलिस की नज़र में है। क्योंकि अगर आप शरीफ नहीं हैं, अगर आप अपराधी हैं तो आप गिरफ्तार हो सकते हैं। आप कहेंगे भैया लल्लन टॉप सीधे रास्ते चलते हैं, थोड़ी बहुत बदमाशियां करते हैं, पर ऐसी नहीं कि गिरफ्तारी की नौबत आए। पर मुमकिन है कि आप अपने घर में रहते हुए ही गिरफ्तार हो जाएं। कोई आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगा, सिर्फ एक फ़ोन कॉल आएगी और आप कथित रूप से डिजिटली अरेस्ट कर लिए जाएंगे। इसके बाद आप उस वीडियो कॉल के सामने से हिल नहीं पाएंगे तब तक जब तक आपको लाखों करोड़ों का चूना न लग जाए। जी, चूना न लग जाए। चूना लगता है जब कोई रैकेटियर, जब कोई जालसाज इस तरीके से आपको मूर्ख बनाता है। लेकिन मूर्ख बनाने के लिए उन लोगों का बड़ा यकीनी होना ज़रूरी है, सब कुछ फुल प्रूफ लगे, ताकि जब आपको बट्टा लगाया जा रहा है, आपके साथ ये ठगी हो रही है, तब आपको संदेह ना हो। आप कहेंगे होता होगा उन लोगों के साथ जो कम पढ़े लिखे हैं, समझदार नहीं हैं। हम बहुत पढ़े लिखे हैं। हम आपको कहेंगे देश के बड़े उद्योगपति, IIT में पढ़ने पढ़ाने वाले और भी जानकार समझदार लोग इस कथित डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो रहे हैं, ठगी का शिकार हो रहे हैं, जिसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। पावर्ड बाय i10। वर्धमान ग्रुप के CEO हैं SP ओसवाल। उम्र है 82 साल। इनके पास बीते दिनों एक फोन कॉल आई। रिसीव किया तो सामने से आवाज आई, मैं CBI से बोल रहा हूं, एक पुराने केस में आपके नाम पर अरेस्ट वारंट निकला है, आपको तत्काल डिजिटली अरेस्ट किया जाता है। खुद को CBI अधिकारी बता रहे लोगों ने ओसवाल को एक फर्जी अरेस्ट वारंट की फोटो भेजी। कहा चूंकि आप डिजिटली अरेस्ट हैं तो कहीं आ जा नहीं सकते। इसके बाद उन लोगों ने ओसवाल के डिवाइसेस के एक्सेस लिए और उनके अलग अलग खातों से करीब 7 करोड़ रुपए अपने खातों में ट्रांसफर करा लिए। ये सब काम इतने प्रोफेशनल और सुनियोजित तरीके से किया गया कि जब तक कॉल चालू रही ओसवाल को भनक तक नहीं लगी कि ये सब फर्जीवाड़ा है। सामने से कोई CBI अधिकारी नहीं, साइबर फ्रॉड बात कर रहे हैं। फोन कटा तो सब समझ आया, पुलिस को बताया। पंजाब पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 5 करोड़ 25 लाख रुपए की रिकवरी भी कर ली है। पूरा गैंग इस काम में लगा था, जिसके 7 अन्य मेंबर हैं। ये लोग असम से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैले हुए हैं। इन्होंने जो अपना SP ओसवाल है, उनके जो मालिक हैं, उनका ऑलमोस्ट 82 साल की उम्र है, बुजुर्ग आदमी है। उनको CBI ऑफिसर बन के इस बात के लिए मजबूर कर दिया भी आपके फर्म के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे जो हमें पार्सल मिला है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का बनता है केस, हम CBI को ED को रेफ़र करेंगे। हम CBI ऑफिसर बोलते हैं और आपको आपके हमने वारंट लिए हैं और आपको जल्द गिरफ्तार करके लेके जाएंगे। तो वो उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको व्हाट्सएप भी किए, जो इसके डर की हिवस में जो उन्होंने ये देखा भी हमें ये इस बात में कहीं फंसा मत दें और हमारे किसी डॉक्यूमेंट का किसी आदमी ने मिसयूज़ ना कर लिया हो, तो वो उस प्रभाव में जो आ गए। और उन्होंने आने के बाद फिर देखा भी हम अगर इन्होंने गिरफ्तार कर लिया जिस हिसाब से वो उन्होंने सारा वीडियो कॉल की, ऑफिस दिखाया, ऑफिस में ऑफिसर बैठा है, पीछे फ्लैग, ये वो इनकम्बेंसी वोट सारा लगा और जिसमें सारा पता लगता है भी एक ऑफिस की वीडियो है। तो उस तरीके से इन्होंने उस हरासमेंट को भी हमें ना आए तो उन्होंने ये इनको पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। बट उनके साथ साथ ही उन्होंने हमारे को भी इस बात की इत्तला दी, जिस पे हमने कार्रवाई की और दोषियों को पकड़ने में कामयाब हुए। साइबर फ्रॉड का ठगी का ये नया तरीका है डिजिटल अरेस्ट। बीते कुछ समय में इसके तमाम केसेस सामने आए। ओसवाल प्रभावी उद्योगपति हैं, इसलिए पुलिस ने फुर्ती में काम किया, पर ज्यादातर केसेस में फ्रॉड्स का पता तब चलता है जब तक अपराधी बहुत दूर जा चुके होते हैं डिजिटली, क्योंकि सामने से तो थे ही नहीं। कुछ केसेस सुनिए आप, ताकि आपको ठगी के इस नए तरीके के बारे में, ठगों की मोडस ऑपरेंडी के बारे में पता चल सके। पहला केस, डॉक्टर रुचिका टंडन PGI लखनऊ में डॉक्टर हैं। 1 अगस्त की सुबह उन्हें फोन कॉल आती है। उधर से आवाज, हम ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी से बोल रहे हैं। पुलिस ने आपका फोन बंद करने के निर्देश दिए हैं क्योंकि मुंबई में आपके नंबर के खिलाफ
22 शिकायतें दर्ज हुई हैं। इस नंबर से लोगों को उत्पीड़न के मैसेज भेजे जा रहे हैं। डॉक्टर टंडन इससे इनकार करती हैं, कहती हैं उन्होंने कभी किसी को ऐसे मैसेज नहीं किए। दूसरी तरफ से जवाब आता है, आप हमारे आईपीएस अधिकारी से बात कर लीजिए। अब स्क्रीन के उस तरफ खुद को आईपीएस बताते हुए एक शख्स लाइन पर आता है और कहता है, बात सिर्फ आपके फोन नंबर की नहीं है, आपके खाते से भी 7 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। आपको तत्काल अरेस्ट करने के आदेश हैं। अब आप कहीं आ जा नहीं सकती। हम आपको डिजिटल कस्टडी में लेते हैं। अब चूंकि आप डिजिटल कस्टडी में हैं तो जांच होने तक इसकी जानकारी भी किसी को नहीं दे सकती, वरना 3 से 5 साल तक की जेल होगी। डॉक्टर टंडन की डिवाइस में व्हाट्सएप और स्काइप डाउनलोड करवाया जाता है। 7 दिन तक उन्हें वीडियो कॉल पर अरेस्ट पर रखा जाता है और 7 अलग अलग खातों में 2 करोड़ 81 लाख रुपए ट्रांसफर कराए जाते हैं। 7 दिन बाद डॉक्टर टंडन पुलिस को जानकारी देती हैं, केस करवाती हैं और बताती हैं वीडियो कॉल चल रही थी, सामने कोर्ट रूम जैसा एक पूरा सेटअप था, जज थे, आईपीएस अधिकारी जैसे दिखने वाले लोग भी। इन लोगों ने बिल्कुल किसी अधिकारी जैसा बाना धारण कर रखा था। कहा भी कि वेरिफिकेशन होना है, इसके लिए आपके सभी अकाउंट्स में जो भी पैसा है उसे सरकारी अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। अगर जांच में पाया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है तो पैसा वापस हो जाएगा। इन ठगों की वीडियो स्क्रीन पर सीबीआई का लोगो था और सभी ने अपने आईडी कार्ड भी दिखाए थे। ये डॉक्टर का बयान है। इस केस में स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ और साइबर क्राइम की टीम अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा गैंग बनाकर ये काम किया जा रहा है। गिरफ्तार हुए आरोपियों के खाते में जमा लगभग 40 लाख रुपए अभी सीज किए गए हैं। अब दूसरा केस सुनते हैं। 17 सितंबर को बेंगलुरु में काम करने वाली एक महिला के पास कॉल आई। कॉल करने वाले ने कहा कि वो फेडेक्स कुरियर सर्विस से बोल रहे हैं और ये भी कि आपका आधार कार्ड का नंबर एक प्रतिबंधित ड्रग MDMA को भेजने में इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद फोन पर एक व्यक्ति आया जिसने खुद को मुंबई पुलिस के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर बताया। उसने भी फोन पर यही बात दोहराई। फिर फोन पर उसे कहा गया कि वो स्काइप पर बात करने आए। महिला ने स्काइप कनेक्ट किया तो उसकी बात एक व्यक्ति से कराई गई जिसने अपना परिचय बतौर मुंबई पुलिस DCP मिलिंद भरामबे दिया। इस नए व्यक्ति ने महिला को जानकारी दी कि उनके आधार नंबर का इस्तेमाल देश और विदेश में 9.7 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया है। इस पैसे का इस्तेमाल ड्रग्स के आदान प्रदान और आतंकवादियों के स्लीपर सेल्स की फंडिंग के लिए किया गया है। महिला को यही बात बताई गई कि उनको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है और वो अब ये बात किसी से शेयर न करें। उन्होंने ऐसा ही किया। इसके बाद फोन पर एक आदमी आया जिसने खुद को RBI का अधिकारी बताया। इस अधिकारी ने कहा कि उन्हें महिला का बैंक खाता चेक करना होगा। इसके लिए महिला से बैंक अकाउंट के ऐप का कंट्रोल ठगों ने ले लिया और 50 लाख का लोन अप्लाई कर दिया। कुछ एक घंटों में 49,92,000 की रकम उनके खाते में आ गई। ठगों ने तुरंत उस पैसे को अपने खातों में ट्रांसफ़र किया और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। 10 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट के बाद महिला को 51 लाख रुपए से ज़्यादा का चूना लग चुका था। इस तरह लोगों को कॉल पर बंधक बनाने को ही डिजिटल अरेस्ट कहते हैं, लेकिन इसे अंजाम कैसे दिया जाता है? मोटा माटी तरीका वही है। आपके पास एक कॉल आएगी, कॉल में आपको डराकर धमकाकर आपसे पैसे ऐंठे जाएंगे, लेकिन आपके खिलाफ फर्जी केस बताकर आपको डिजिटल अरेस्ट करना ही एकमात्र तरीका नहीं है। और भी कई तरीके हैं जिनका इस्तेमाल साइबर क्रिमिनल इस डिजिटल अरेस्ट के लिए और पैसे उगाने के लिए कर रहे हैं। गौर से सुनिए। पहला है न्यूड कॉल। कॉल के एक तरफ एक महिला की नंगी तस्वीर होती है। जैसे ही कॉल रिसीव की जाती है, व्यक्ति का न्यूड कॉल पर बात करते हुए स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है। फिर धमकी दी जाती है, पैसे नहीं दिए तो स्क्रीनशॉट वायरल कर दिया जाएगा। पार्सल का जिक्र होता है। ये दूसरा तरीका है। कहा जाता है लोगों को कि उनका पार्सल आया है या उन्होंने कोई पार्सल भेजा है जिसे सुरक्षा एजेंसियों या कस्टम एजेंसियों ने पकड़ लिया है। जांच होगी जिसके लिए बैंक अकाउंट की जांच की जाएगी और इसी कथित जांच के दौरान पैसे उड़ा दिए जाते हैं। तीसरा, संबंधियों का जिक्र। लोगों को कहा जाता है कि उनके परिजन या निकट संबंधी किसी अपराध में गिरफ्तार कर लिए गए हैं या संबंधियों का एक्सीडेंट हुआ है या वो किसी मुसीबत में फंसे हैं। फिर कहा जाता है कि पैसे दीजिए तो संबंधियों की मदद हो जाएगी। चौथा तरीका, पुलिस या अफसर होने का ढोंग। इसमें अपराधी पुलिस या अफसर बनकर कैमरे पर आते हैं और बोलते हैं कि आपके खिलाफ केस दर्ज किया गया है और उस केस को क्लोज करने के पैसे लगेंगे। इन सब मामलों में अक्सर अपराधी पुलिस या अफसर की वर्दी पहने होते हैं। कुछ केसों में ये भी सामने आया है कि वीडियो कॉल पर लोगों को बाकायदा पुलिस थाने, कोर्ट रूम, CBI या IB दफ्तर का फर्जी सेटअप भी दिखाकर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है। इन तरीकों को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने कुछ अधिकारियों से बात की। आइए सुनते हैं। यूएसडी यूनाइटेड स्टेट ट्रेजरी डॉलर्स हैं, जो वर्चुअल कॉइन्स हैं। ये कॉइन्स ऑलमोस्ट डॉलर के अप्रॉक्स उसका रेट रहता है
बाइनेंस एक इनको वर्चुअल कॉइन्स के एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो एक्सचेंज है, जहाँ पे बहुत से कॉइन रजिस्टर होते हैं, तो वहाँ पे वो अकाउंट खुलवाते हैं, फिर उसमें यूएसडीटी से ही ट्रेल हो सकती है। तो इसमें इन लोगों ने एक लड़कों की एक बहुत अच्छी खासी श्रृंखला बना रखी है, एक बैकअप प्लान कर सकते हैं, रखते हैं लड़के। आजकल डिजिटल अकाउंट बहुत आसानी से खुल जाते हैं। बेसिकली आप अभी ऑनलाइन पे अभी आप बैठे बैठे 15 मिनट में अपना अकाउंट खोल सकते हैं, जिसमें 1 लाख तक का ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा, बहुत से ऐसे बैंक हैं जो ये सुविधा प्रोवाइड करते हैं कि आप लिंक पे जाइए, लिंक पे क्लिक करिए, आपका फोटो वैलिडेशन होगा, आधार कार्ड वैलिडेशन होगा और 1 लाख तक के ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। फिर इन अकाउंट में जो इनके मोल्स अकाउंट से उनसे 1 लाख रुपए ट्रांसफर किया गया, फिर वो जो रुपए उस अकाउंट में ट्रांसफर हुआ वो डिजिटल कॉइन के रूप में वो बैंक उनको कन्वर्ट करने डिजिटल करेंसी में बदलने की क्षमता देता है। फिर डिजिटल करेंसी को बाइनेंस अपने अकाउंट से क्लब करते हैं। बाइनेंस वर्चुअल कॉइन का ही प्लेटफॉर्म है। उस बाइनेंस से उस पैसे को आप सीधे उस पैसे को कन्वर्ट करके डिजिटल कॉइन को बाइनेंस में यूएसडीटी में कन्वर्ट करते हैं। 91-92 रुपीज़ में ये कन्वर्ट करते हैं और आगे फिर स्कैमर इनको लालच देते हैं, तो वो हम तुम्हें एक दूसरा बाइनेंस अकाउंट दे रहे हैं, उसमें हम तुम्हारा जो 91 रुपये में खरीदो 98 रुपये में हम खरीद लेंगे। तो 7-8 रुपये का प्रॉफिट लेकर के ये लड़के उनको दूसरे बाइनेंस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं और वो जो अपने अकाउंट से उनका काम खत्म रहता है। तो ये सेकंड लेयर का ग्रुप था, जो उसमें हम लोग को एक लीक उड़ीसा की मिली थी। बाद में वो पूरा ग्रुप यूपी में विभिन्न स्थानों पे पहले भी भ्रमण कर चुका है। तो जब उनको ट्रैक किया गया तो ये लोग गिरफ्तार किए गए थे। तो ये सैकड़ों लड़कों के अकाउंट प्रोवाइड। ठगी का ये मॉड्यूल काम कैसे करता है? खबरों के मुताबिक 4 लेवल पर एक टीम होती है जो ठगी के इस पूरे काम को अंजाम देती है। पहले लेवल पर बैठे लोग फर्जी दस्तावेजों के जरिए उस सिम कार्ड का इंतजाम करते हैं जिसके जरिए ठगी के काम को अंजाम दिया जाए। दूसरा लेवल उन लोगों का ग्रुप होता है जो बैंक अकाउंट ऑपरेट करते हैं। ये लोग गरीबों मजदूरों को बेवकूफ़ बनाकर या उन्हें लालच देकर उनके बचत खातों में मोबाइल नंबर बदलकर वो नंबर डाल देते हैं जिसका जुगाड़ पहले लेवल ने किया था। खबरों के मुताबिक ठग अमूमन उन्हीं खातों को टारगेट करते हैं जिन्हें जीरो बैलेंस पर खुलवाया जाता है। तीसरा लेवल पहले 2 लेवल द्वारा की गई तैयारियों का फायदा उठाता है। ये ग्रुप ये लोग फर्जी फ़ोन नंबर और अकाउंट नंबर का इस्तेमाल करके ठगी को अंजाम देते हैं और जब पीड़ित व्यक्ति डर कर पैसा जमा करवा देता है तो थर्ड लेवल के लोग उस खाते से दूसरे कई खातों में पैसा भेज देते हैं। इससे लेन देन की इतनी लेयर बन जाती हैं कि पैसे को ट्रेस कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। फिर बारी आती है चौथे समूह पर बैठे ठगों की। ये होता है सबका बॉस। बाकी तीनों लेवल के लोगों को यही रिक्रूट करता है, ऑपरेट करता है देश के बाहर बैठकर। अब सवाल है ये कि ये लोग और इनका बॉस कहां से ऑपरेट करते हैं? इंडिया टुडे पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कुछ राज्यों में इन साइबर क्रिमिनल्स के छोटे हब हैं। मनीष दीक्षित की रिपोर्ट बताती है कि ये हब कहां कहां हैं। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, ये तो देश के भीतर हुआ, लेकिन भारत के बाहर कहां हैं इनके बेस? कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार और वियतनाम में इन लोगों के हब होने की सूचना सामने आई है। इंडियन एक्सप्रेस की 29 सितंबर की रिपोर्ट के हवाले से बात करें तो हमें पता चलता है कि जनवरी 2022 से मई 2024 तक 73,138 भारतीय कंबोडिया, थाईलैंड या म्यांमार गए विजिटर वीज़ा पर, लेकिन इनमें से 29,466 भारतीय अभी तक वापस नहीं आए हैं। जो लोग वापस नहीं आए उनमें से 50% से भी ज़्यादा 20 से 39 साल के बीच के हैं। गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने एक डेटा कंपाइल किया है, जुटाया है, जो कहता है ये लोग जो वापस नहीं आए उनसे कंबोडिया, थाईलैंड या म्यांमार में साइबर स्लेवरी कराई जा रही है, यानी इनसे जबरन साइबर फ्रॉड कराए जा रहे हैं। सरकार ने इसकी जांच के लिए एक पैनल भी गठित किया है। ये जो पिछले 4-5 साल से एक बात कई बार ये संज्ञान में आ रही है कि भारत से और साउथ एशिया से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से कई लोगों को एक अच्छी आईटी नौकरी का झांसा देकर थाईलैंड, कंबोडिया ले आया जाता है। बाद में कंबोडिया पहुंचने के बाद उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं। शुरू में उन्हें आईटी नौकरी का बहाना, कुछ देरी हो रही है, सब बहाना झांसा देकर तो वहां पे उन्हें कहीं पे टिकाया जाता है इंटरव्यू के बहाने। उसके बाद जो असल काम होता है, एक बार उनके जब पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं उसके बाद उनसे साइबर ठगी कराई जाती है। और स्लेवरी इसलिए कहा जा रहा है कि ये लोग जो हैं, ये लोग कोई प्रोफेशनल ठग नहीं है, ये बेचारे साधारण आईटी नौकरी करने गए थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए। और वहां पर चूंकि उनको आईटी का नॉलेज है, ज्यादातर लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, तो उन्हें बैंकिंग सिस्टम की, टेक्नोलॉजीज की समझ है, कंप्यूटर्स की समझ है, मोबाइल की समझ है, तो उनको जोर जबरदस्ती उनसे जो है ये ओटीपी फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट के स्कैम, ये सब चीजें उनसे करवाई जाती है।
तो एक तो कारण ये है क्योंकि भारत में कई लोग नौकरी की तलाश में थोड़ा पैसा उनको ज्यादा देकर, लालच देकर, झूठे ऑफर लेटर देकर उनको ले जाया जाता है। और दूसरा, चूंकि भारत एक बहुत बड़ा डिजिटल मार्केट है इस तरह के स्कैम करने का, इसलिए वो चाहते हैं कि उनके पास ऐसे लोग हो जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल पाए, अन्य भारतीय भाषाएं नहीं बोल पाए। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, इसके अंदर जो संख्या है वो हजारों के अंदर है, और ये वो लोग हैं जिनसे आप मोबाइल छीन लिए गए हैं, पासपोर्ट छीन लिए गए हैं, लिटरली उनको एक दासत्व की तरह उनसे काम कराया जा रहा है। और हमारी कई बार एम्बेसीज को, सरकार को पता भी नहीं कितने हजारों लोग वहां पर काम कर रहे हैं। जुलाई 2024 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नोएडा की पुलिस को लगभग 250 लोगों की लिस्ट दी। ये वो भारतीय लोग थे जो बीते एक साल के भीतर उन देशों में गए जिनका हमने अभी जिक्र किया। एजेंसियों को संदेह है कि ये लोग किसी न किसी रूप में साइबर क्राइम के रैकेट से जुड़े हुए हैं। इन ठगों के गैंग के आकार और काम करने के तरीकों को हमने एक्सपर्ट की मदद से और समझने की कोशिश की। आप भी समझिए। देखिए, पहले तो हमने देखा कि कई भरतपुर, जामताड़ा के अंदर वो लोग, आपको पूरा गांव का गांव एक तरह से साइबर ठगी में शामिल हो गया था। वो लोग आपको फोन कर कर आधार लिंकिंग के बहाने, आपका पैन कार्ड लिंक करने के बहाने किसी न किसी तरह से आपको साइकोलॉजिकल मैनिपुलेट करके आपका ओटीपी लेते थे, ताकि वो नेट बैंकिंग का फ्रॉड कर पाए, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड कर पाए, यूपीआई की फेक पेमेंट्स कर पाए। मगर जो ये नया 2-3 साल से एक नया तरीका देखने को मिल रहा है डिजिटल अरेस्ट का या फोर्सफुल कंप्लायंस का, उसमें दो चीजें हो रही हैं। पहली बात तो आपको डायरेक्ट एक तरह से थ्रेट किया जाता है कि आपने क्राइम किया है। फॉर एग्जांपल, आपको कहा जाएगा कि आपने जो एक कुरियर मंगाया था उसके अंदर ड्रग्स पाए गए हैं या कोई हथियार पाया गया है और आपको गिरफ्तार किया जाएगा, आपके ऊपर केस लगाया गया है और आप तुरंत एक वकील कीजिए। और ये जो कॉल करते हैं, ये लोग आपको व्हाट्सएप वगैरह पे कॉल कर रहे हैं। बहुत बार डीफेक वीडियोस का इस्तेमाल करके कोई व्यक्ति पुलिस की ड्रेस में बैठा है, जो रियल कोई पुलिस डीसीपी है, उसी के वीडियो को क्लोन किया जा रहा है, डीफेक बनाया जा रहा है, या फिर एक झूठी वर्दी पहनकर उनको धमकाया जा रहा है। फिर उनको कॉन्सिक्वेंस बताए जाते हैं कि साहब ये सब मीडिया में आ जाएगा, आपके खिलाफ चार्जशीट हो जाएगी। कई बार कहा जाता है कि केस इतना बड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट से सीधा आपका अरेस्ट वारंट निकला है, एक फर्जी अरेस्ट वारंट भी बनाया जाता है। तो लोग डर जाते हैं। और चूंकि एक डरा हुआ आदमी हो सकता है किसी से मदद मांगे, वकील से या किसी पुलिस से, अपने रिश्तेदार से, तो उन्हें कहा जाता है कि अगर ये कॉल कटा तो तुरंत आपके खिलाफ केस हो जाएगा, आप इस कॉल पर बने रहिए, तो एक वकील हम आपके लिए हायर कर रहे हैं, उस वकील की पेमेंट कीजिए। तो पहली बार वकील की पेमेंट के झांसे पे पैसा निकाला जाता है। उसके बाद कहते हैं इस केस को रफा दफा करने के लिए पेनल्टी के नाम पे आपसे कुछ कस्टम का पैसा लिया जाता है। उसके बाद एक बार अगर आपने वो पैसा दे दिया तो मतलब आप वनरेबल हैं, आप मैनिपुलेट हो चुके हैं, आप झांसे में आ चुके हैं। फिर आपसे एक बड़ी रकम मांगी जाती है कि केस हमारे बड़े अधिकारी सेटल नहीं कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन बना रहना होगा, आपका कैमरा चालू रहेगा, आपको बाथरूम जाना है, कुछ भी करना है कैमरे के सामने करेंगे, आप दिखते रहने चाहिए, आप किसी को फोन नहीं करेंगे। और एक बड़े लाखों की लोगों से ठगी करी जा रही है। एक तो ये मोडस ऑपरेंडी है। दूसरा, इससे खतरनाक जो है, क्योंकि भारत जैसे देश में बहुत लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, अमेरिका में बच्चे आपके बाहर पढ़ रहे हैं, तो पेरेंट्स को फोन किया जाता है कि आपका बच्चा जो है ड्रग्स के साथ गिरफ्तार हो गया, पीछे आपको रोने चिल्लाने की, मारने पीटने की आवाज आ रही है। और उनके पास आपके बच्चे की आपकी जानकारी होती है, किसी ना किसी लीक डेटाबेस से आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस वगैरह मालूम है। तो वो बोलते हैं कि आपका बेटा यहाँ पढ़ रहा है, वो ड्रग्स के साथ पाया गया है। और बहुत बार माँ बाप सोचते हैं यार हो सकता है कॉलेज में, हमें पता नहीं, वो बच्चे आपस में इस तरह की चीजें करते हैं। उसको मैनिपुलेट करके ये लोग इस तरह से करते हैं कि आपके बच्चे को जेल भेज दिया जाएगा, बड़ा केस बनेगा, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से नहीं बचे, आपका बच्चा भी सालों, मतलब महीनों अरेस्ट रहेगा। तो अगर आपको चाहिए तो वही फिर पुराना फ्रॉड, वकील हायर कर लीजिए या पेनल्टी के नाम पे पैसा दे दीजिए। इन सारे साइबर अपराधियों को काम करने के लिए लोगों का डेटा चाहिए। डेटा यानी फोन नंबर, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर और बाकी दूसरे जरूरी ब्यौरे। यही ब्यौरे ठगी के लिए जरूरी खाद पानी का काम करते हैं। लेकिन इतनी संवेदनशील और प्राइवेट जानकारियां इन लोगों को मिलती कहां से हैं? हमने ये सवाल भी एक्सपर्ट से पूछा। आप आजकल किसी छोटे से शॉपिंग मॉल, किराने की दुकान में चले जाइए, वो भी बिल के नाम पर आपका मोबाइल नंबर मांग रहा है, तभी बिल देगा, व्हाट्सएप पे बिल भेज रहा है, बुक माई शो पे कर लीजिए। आप कहीं भी छोटी दुकान में, मॉल में, अस्पताल में, कहीं भी जा रहे हैं तो आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मांगा जा रहा है, आपका एड्रेस मांगा जाता है, आप आधार की कॉपी भी देते हैं। तो ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी कंपनी उस डेटा को बेच रही है। कई बार एक लो लेवल का कर्मचारी जो उसको लगता है यार ठीक है, मैं 50 गुना पैसा जो है अपनी महीने की तनख्वाह का डेटा बेचकर कमा लूंगा, वही डेटा लीक कर देता है। कई बार ऑर्गेनाइज तरीके से किसी के सिस्टम या सर्वर को हैक करके डेटा चुराया जाता है। कई बार कंपनियों की मिली भगत होती है, बड़े लेवल पे मैनेजर लेवल के लोग जो है मिल बांट के वो डेटा बेच रहे होते हैं। तो डेटा आजकल हिंदुस्तान में पाना, किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और उसका एड्रेस, ये तो बहुत आसान बात हो चुकी है। इतना डेटा लीक हो चुका है, वो कहीं ना कहीं आपको डार्क वेब के ऊपर या आपको ओपन फोरम्स के अंदर भी पैसा देकर डेटाबेस मिल जाएगा। जानकारी मिलने के बाद फिल्टर करना होता है कि कौन ठगी के लिए इजी टारगेट है और उसके लिए ये ठग कुछ पैंतरों का इस्तेमाल करते हैं। सुनते हैं इस तरह के केसेस डील करने वाले अधिकारियों से इस मोडस ऑपरेंडी के बारे में।
ये गैंग ऐसे सॉफ्ट स्किल के लोगों को टारगेट करता है कि जो ज़्यादा कोर्ट कचहरी या पुलिस से जिसका इंटरेक्शन नहीं है या जो न्यूज़पेपर से बहुत अवेयर नहीं रहते हैं, ऐसे लोग को टारगेट करके पहले लोग इरिटेट करते हैं। फिर अचानक से शाम को कोई कॉल आए कि आप मैडम बहुत दिन से आपसे हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं और आपको इस तरह के फर्जी लोन्स में या फर्जी काउंटर बिड में या किसी चीज़ में आपको आपकी ईमेल आईडी, आपके आईडीज, आपके फ़ोन नंबर यूज हुए हैं और ट्राई के गाइडलाइन के अगेंस्ट में आपको पोर्नोग्राफी में पाया गया या कैसे भी इस तरह के अलग अलग केसेज में अलग अलग तरीके के उन्होंने तरीके अपनाए और उनको कहा कि इसलिए आपको हमसे कॉपरेट करना पड़ेगा, सारी डिटेल देनी पड़ेगी। तो अब आपने अवॉइड किया था तो आपको सुबह हाई कोर्ट में प्रेजेंट होना है। तो आदमी हाई कोर्ट प्रेजेंट होने के नाम पे थोड़ा सा डरता है, फिर उससे रिक्वेस्ट करता है कोई और तरीका, तो उसमें फिर हो गया ठीक है आप प्रेजेंट नहीं होइए तो डिजिटली आप प्रेजेंट रहिए, आपको जूम लिंक या स्काइप लिंक देंगे, उस पर आप हमसे कनेक्ट करिएगा, हम कोर्ट में आपको प्रोड्यूस करेंगे। फिर फर्जी फेक कोर्ट का माहौल या पुलिस ऑफिस का माहौल बना करके उनको डराया धमकाया जाता है। फिर उनसे घंटों अगर वो ट्रैप में फंसते चले गए तो घंटों उनसे बातचीत करने वाले एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट टाइप का उनका काम शुरू हो जाता है और वो दिनों तक बात करने के बाद उनकी फाइनेंशियल जानकारियाँ, उनकी व्यक्तिगत जानकारियाँ इकट्ठा कर लेते हैं। फिर उनको मोटिवेट करते हैं कि आप अपने अकाउंट से सारे पैसे को निकाल करके हमारे द्वारा जो गवर्नमेंट अकाउंट बता करके, जबकि वो टोटली वो भी फेक अकाउंट होते हैं, मोल्स अकाउंट होते हैं, डिफरेंट लोगों को लालच दे करके उनसे अकाउंट प्राप्त किए गए होते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंट होते हैं जिसमें बल्क ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। इन अकाउंटों को पहले वो लेके आते हैं, फिर उसमें उन अकाउंटों से स्वयं या तो उनकी क्रेडेंशियल डिटेल्स लेकर के अपने ट्रांसफ़र करते हैं या खुद जो जिसको कन्फाइन किए रहते हैं उसे ट्रांसफ़र कराते हैं। इस केस में मैडम को खुद बैंकों में जा करके उनको हमेशा कैमरे में सामने रहना पड़ा और स्काइप से कनेक्ट रहना पड़ा, व्हाट्सएप से कनेक्ट रहना पड़ा और बैंकों से उनको उन अकाउंटों में पैसे ट्रांसफ़र कराए गए। फिर इन अकाउंटों में इनके पास एक सॉफ्टवेयर है, उस पर जो डिफरेंट अकाउंट के सेकेंड लेयर पे जो अकाउंट्स होते हैं उन पर वो APK फाइल डाउनलोड कराते हैं अपने अन्य साथियों की सहायता से। और APK फाइल से क्या होता है कि वो मैसेज रीड करके और तुरंत उनके पास तक जो नोटेड नंबर रहते हैं उस पर वो फॉरवर्ड करता रहता है। टारगेट मिल गया तो उसके बाद पहले जुटाए गए रिसोर्स का इस्तेमाल होता है ठगी को अंजाम देने में। अब सवाल ये कि इनसे बचा कैसे जाए। बैंक, टेलीकॉम कंपनियां और भारत और पुलिस लगातार दिशा निर्देश जारी करते हैं, बार बार कहते हैं अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, अनजान लोगों को खाते और बैंक फ़ोन नंबर से जुड़े डिटेल ना दें, धमकी से घबराएं नहीं, अव्वल तो इन निर्देशों का पालन करें। इनके अलावा और किन सेफगार्ड प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जानते हैं एक्सपर्ट से। देखिए, आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात तो कोई सुप्रीम कोर्ट आपका अरेस्ट वारंट इशू नहीं करता, कोई भी पुलिस आपका अरेस्ट वारंट या इस तरह की चीजें व्हाट्सएप कॉल के ऊपर या कॉल के ऊपर नहीं देती, आपके पास रिटर्न में आएगा। दूसरा, कोई भी सरकारी संस्थान अगर आप या किस तरह के आपको कोई आप कर रहा है, आप बिल्कुल ना डरे, सबसे पहले लैंडलाइन नंबर पर तुरंत। तीसरा, कोई भी व्यक्ति अगर आपको डरा धमकाकर पैसा मांग रहा है, चाहे वो पुलिस हो, किसी संस्थान का नाम ले, कोर्ट का नाम ले, आप 5000% गांठ मार लीजिए कि ये 100% फ्रॉड है और आप तुरंत नियरेस्ट पुलिस स्टेशन नंबर जाकर कंप्लेंट करें या 1930 जो भारत सरकार की साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन है वहां पे आप कंप्लेंट करें। cybercrime.gov.in पोर्टल है, वहां कंप्लेंट करें। 2000% कोई सरकारी संस्थान, पुलिस या वकील आपसे तुरंत अभी का अभी पैसा नहीं मांगता है। कोई आपको डिजिटल अरेस्ट नाम का व्यवस्था भारत के अंदर नहीं है। और जो लोग ये कहकर आपको बेवकूफ बना रहे कि नई भारतीय न्याय संहिता के अंदर इस तरह का प्रावधान आया है, सब झूठ है, ये स्कैम है, आप किसी के झांसे में ना आए। लेकिन तमाम सावधानियों के बावजूद अगर आपसे चूक हो गई, आप इस ठगी या डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो गए हैं, तब क्या करें। जिस वॉलेट या खाते में पैसा दिया है उसकी सारी जानकारी नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठग ने जिस नंबर से फ़ोन किया है उसे भी नोट करें। इसके बाद cybercrime.gov.in पर जाकर तत्काल ऑनलाइन शिकायत करें। 1930 डायल कर भी सूचना दें, यहाँ पर ठगी की रकम बैंक अकाउंट में फ्रीज कराई जा सकती है। 1930 ना लगे तो स्थानीय पुलिस को 112 पर फ़ोन करें। सोशल मीडिया पर संबंधित अथॉरिटी को टैग करके भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगला सवाल, डिजिटल अरेस्ट में पैसे ठग लिए गए तो वापस कैसे मिलेंगे। एक्सपर्ट बताते हैं घटना के 1 घंटे बाद तक पैसा फाइनेंशियल चैनल के भीतर ही रहता है। ठगों के पास सैकड़ों की संख्या में बैंक अकाउंट होते हैं। हमने पहले ही बताया, वो रकम को अलग अलग खातों में डाल देते हैं। जितने अधिक खातों में पैसा जाएगा उतने अधिक लेयर बनेंगे और हर एक लेयर बनने के बाद पैसे को ट्रेस कर पाने में दिक्कत बढ़ेगी। कई खातों में पैसा ट्रांसफ़र करने के बाद ठग आखिरी खाते से पैसा निकालते हैं। ऐसे में पैसा मिलना कठिन हो जाता है। कुछ केसेस में ठग इन पैसों को गेमिंग करेंसी या क्रिप्टो करेंसी में ही बदलते हैं। अगर क्रिप्टो या गेमिंग करेंसी में बदल दिया गया तो फिर उसे ब्लॉक करना या वापस पाना लगभग असंभव है। ऐसे में साइबर अपराध होने के बाद अगर 1 घंटे के भीतर 1930 पर शिकायत कर दी जाए तो पैसे ब्लॉक होने की गुंजाइश रहती, क्योंकि ठग लेयरिंग नहीं कर पाता, यानी अन्य तमाम खातों में पैसा तब तक पूरी तरह ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। ऐसे मामलों को लेकर अब धीमे धीमे सजगता आ रही है और उम्मीद भी दिख रही है।
इसका भी एक उदाहरण देते हैं। हिंदी के कवि नरेश सक्सेना जुलाई 2024 में नरेश सक्सेना अपने घर में थे मुंबई में। उनके पास एक कॉल आई, रिसीव किया तो सामने से वही बात। कॉल रिसीव करने वाले ने इंस्पेक्टर बताया सीबीआई का और कहा आपका आधार कार्ड खो गया। नरेश सक्सेना ने कहा नहीं। खुद को सीबीआई अफसर बता रहे ठग ने कहा किसी और व्यक्ति ने आपके आधार कार्ड से मुंबई में बैंक अकाउंट खोला है, इससे करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, आपके खिलाफ केस दर्ज हुआ है और अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है। अब आप डिजिटली अरेस्ट हैं। दरवाजे बंद कर लीजिए, आप किसी से बात नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते, फ़ोन काटा तो जेल जाना होगा। नरेश सक्सेना ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। जब ठगों को पता चला कि वो कवि हैं तो बाकायदा कविताएं सुनाने की भी मांग की। सक्सेना ने ठगों को कविताएं सुनाई, तारीफ भी सुनी। नरेश सक्सेना को ठगों के दबाव में बांसुरी भी बजाकर सुनानी पड़ी। ये सब चल ही रहा था कि उनके घर वालों को लगा कमरे का दरवाज़ा बहुत देर से बंद है। ध्यान गया, खटखटाया, तब भी दरवाज़ा नहीं खुला तो उन्होंने फिर दूसरी तरीके से एंट्री की, क्योंकि नरेश सक्सेना कॉल काटने के लिए तैयार नहीं थे। बहू अंदर पहुंची, ज़बरदस्ती कॉल काटा और तब तक कोई बीच बचाव या लेन देन नहीं हुआ था। अगर घर वाले सुरक्षित हैं या आपको लगता है कि ऐसे कोई भी आपको गिरफ्तारी का कॉल आता है तो घर वालों को बताना चाहिए, क्योंकि ये आपका वैसे भी मॉरल राइट है, लीगल राइट है कि आप अपनी गिरफ्तारी के बारे में परिजनों को सूचित कर सकें। इन सब का ध्यान रखेंगे, छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे, ये बात हमें समझनी होगी। और अगर इन सब के बावजूद ठगी हो जाए तो पुलिस को फौरन शिकायत करें, किसी किस्म के शेम या गिल्ट में न रहें। ये आज की बड़ी खबर थी। अब सुर्खियों का रुख करते हैं। दिन की पहली सुर्खी बिहार से है, ये तस्वीरें देखिए। नेपाल में बीते दिनों हुई भारी बारिश के चलते बिहार में कोसी, गंडक और कुछ अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ा। इसके चलते उत्तर बिहार में बाढ़ के हालात। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर समेत करीब 13 जिले हैं जो बाढ़ जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। 13.5 लाख से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं। कई लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से निकालकर राहत शिविरों में पहुँचाया गया है। कई जगहों पर रेस्क्यू वर्क अभी जारी है। अब वहाँ से ऐसा एक बैग पानी आयल बा जे बाबू कुछ बचावे नहीं पौनी जा, सारा होते देखा घर में सब दह गईल बा। बकरी दुगो हमार मर गईली सन, का करी अपन अकेला दे लेके दूसरे के घर रहनी हो, लड़का के घर में ढुकनी हो में पानी। मेरा इसमें करोड़ों का नुकसान है। हम पंचायत के सरपंच, हम एक शब्द झूठ नहीं बोलते हैं। अब 15 नंबर वार्ड का मेरा पंचायत है। किसी जनता से सर पता कर लीजिएगा, हम इस मकान से सर एक पुर्जा भी हम नहीं निकाल पाए हैं। हम दिन भर कल सर मेहनत कर किए कि कैसे हूँ बांध नहीं टूटे, हमारा घर बच जाए, मेरे जीवन का सवाल था। लेकिन सर हम बचा तो नहीं पाए। अंत में सर जान लेकर सर हम बांध पर शरण लिए हुए हैं। इस बीच 30 सितंबर का दिन इन जिलों के लिए कुछ राहत लेकर आया, क्योंकि नेपाल में बारिश थमी। इसके बाद गंडक बराज में पानी का स्तर भी घटा। इस बार बिहार में स्थितियां इसलिए भी ज़्यादा बिगड़ी क्योंकि कोसी नदी पर नेपाल के बीरपुर बराज से करीब 6,61,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो 56 साल में सबसे ज़्यादा है। 2008 में बिहार में भीषण बाढ़ आई थी, इसके मुकाबले करीब 3 गुना ज़्यादा। वहीं गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर बराज से 5,62,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो 2003 के बाद से सबसे ज़्यादा है। आपको बता दें कि क्यूसेक का मतलब है 1 सेकंड में 28.3 लीटर पानी का बहाव। अगली सुर्खी तिरुपति मंदिर के प्रसाद विवाद से जुड़ी है। यहाँ के लड्डू में एनिमल फैट मिले होने के जो आरोप लगे थे, उस केस में 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने क्या कहा? 3 अहम टिप्पणियां। पहली, जब प्रसाद में एनिमल फैट होने की जांच मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने SIT को दी तो उन्होंने मीडिया में क्यों बयान दिया, जाने की जरूरत क्या थी? कम से कम भगवान को तो राजनीति से दूर रखते। दूसरी, जुलाई में लैब रिपोर्ट आई, इसमें कुछ स्पष्ट नहीं। मुख्यमंत्री SIT जांच के आदेश देते हैं और फिर सितंबर में मीडिया के सामने बयान देते हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? और तीसरी टिप्पणी, ये टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने तिरुपति मंदिर की ओर से पेश वकील सिद्धार्थ लूथरा को फटकार भी लगाई और पूछा इसके क्या सबूत हैं कि लड्डू बनाने में दूषित घी का इस्तेमाल किया गया या शुद्ध घी का? लूथरा ने कहा हम जांच कर रहे हैं। तो जस्टिस गवई ने कहा फिर आपको भी प्रेस में जाने की क्या जरूरत थी? आगे इस मामले की जांच SIT से कराई जाए या किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से, इसके लिए कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सुझाव मांगे हैं। अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को। तीसरी सुर्खी, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत से जुड़ी। नसरल्लाह की मौत के बाद भारत में कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। लखनऊ में 29 सितंबर की रात भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और तकरीबन 1 किलोमीटर तक कैंडल मार्च निकाला। प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। कुछ लोगों ने घरों पर काले झंडे लगाए। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पोस्टर जलाए और नारेबाजी की। सुल्तानपुर, रायपुर और कश्मीर में भी कुछ जगहों पर प्रदर्शन किया गया। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने नसरल्लाह की मौत के बाद इजरायल से बमबारी रोकने की अपील की। वहीं PDP नेता महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने भी प्रतिक्रिया दी। महबूबा ने कहा इजरायल के प्रधानमंत्री तो हिटलर से भी बड़े तानाशाह हैं।
महबूबा जी ने अपने सारे एंगेजमेंट्स कैंसिल किए। मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि लोग मेरा वेट कर रहे थे, बट हार्ट्स ऑफ हैवी, हमारे दिल में बहुत दर्द है। आप जानते हैं नसरुल्लाह साहब ने जहाँ भी आज़ाब शिकस्त जुल्म हो रहा था, खासतौर से गाजा में, उनने उन लोगों के लिए लड़ा जो उनके थे भी नहीं। He wasn't even from there. So our hearts are heavy and people here should have the right to protest. अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुस्तान के वजीर आजम को, बाकी मुल्कों के लीडरान को इजराइल पर दबाव बनाए रख के वहाँ दोबारा अमन कायम करने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए। दिन की बाकी सुर्खियों के लिए रुख करते हैं न्यूज रूम का। पहला अपडेट बॉलीवुड से है। इस साल का दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को। इस ऐलान के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने ये कहा कि वो बड़े प्रसन्न हैं और वो इस अवार्ड को अपने परिवार और अपने फैंस को समर्पित करते हैं। उन्होंने अपनी बात में ये भी जोड़ा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कलकत्ता की एक अंधेरी गली से निकला एक लड़का जो फुटपाथ से चला वो यहाँ तक पहुँच सकता है। दूसरा अपडेट जम्मू कश्मीर से है। 29 सितंबर के रोज़ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बांदीपुरा के गुरेज में एक रैली की। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014-15 में सूबे के लिए एक विशेष पैकेज का ऐलान किया था, जिसके तहत हर साल बढ़ चढ़ करके मदद की गई है सूबे की। अब तक ये रकम 90,000 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने IMF से जितना पैसा मांगा है बेल आउट पैकेज के तहत, ये रकम उससे कहीं ज़्यादा है। अगर हमारे संबंध पाकिस्तान के साथ अच्छे होते तो हम IMF से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर मदद करते। दर्शक जानते ही हैं कि हाल ही में पाकिस्तान ने IMF से एक बेल आउट सिक्योर किया है। भारतीय रुपयों में रकम 58 से 59,000 करोड़ के आसपास बैठती है। आज का लंदन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।